मुगल बादशाहों का जो प्रकृति के लिए जुनून था, वो सिर्फ उनके बाग बगीचों तक ही नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी दीवानगी थी जिसने कला को एक नया रूप दिया। एक ऐसी कला जो नाजुक कागज पर कूची के निशान से शुरू हुई और संगमरमर में जड़े गए अनमोल पत्थरों तक पहुंच गई। चलिए आज इसी कमाल के सफर को समझते हैं। लेकिन ये कहानी, पता है, एक रहस्य से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो सदियों पहले इस दुनिया से ही गायब हो गया, उसने कला के इतिहास को दोबारा लिखने पर कैसे मजबूर कर दिया? इसका जवाब मिला 1958 में, जब रूस में डोडो पक्षी की ये मुगल पेंटिंग मिली। देखिए, सदियों तक दुनिया डोडो कैसा दिखता था, इसके लिए यूरोपीय कलाकारों के बनाए कुछ कुछ भ्रामक चित्रों पर ही निर्भर थी। लेकिन ये पेंटिंग, जो एक जिंदा डोडो को देखकर बनाई गई थी, इतनी ज्यादा सटीक थी कि उसने पक्षी विज्ञानियों को भी हैरान कर दिया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि मुगल कला सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थी, बल्कि वैज्ञानिक सटीकता के लिए भी थी। ठीक है, तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल जड़ों तक चलते हैं। ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? शाही बागों से। ये वो जगह थी जहाँ प्रकृति के लिए मुगलों का प्यार सबसे पहले परवान चढ़ा। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे बाबर, वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक कवि भी थे, और उनका दिल फूलों के लिए धड़कता था। उन्होंने तो अपनी बेटियों के नाम भी फूलों पर रखे थे, गुलबदन, गुलरंग। और फूलों का यही जुनून आगे चलकर मुगल कला का, आप कह सकते हैं, एक सेंट्रल थीम बन गया। तो बाबर ने जो बीज बोया था, वो जहांगीर के दौर में एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। अब हम जहांगीर के दौर में चलते हैं, जहां ये एक व्यक्तिगत जुनून एक वैज्ञानिक और कलात्मक मिशन में बदल गया। जहांगीर सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक प्रकृतिवादी थे। उनकी अपनी एक बहुत बड़ी पक्षीशाला थी और जानवरों का कलेक्शन था, जिसका वो खुद निरीक्षण करते थे। वो हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे और कलाकारों को, खासकर उस्ताद मंसूर जैसे माहिर चित्रकारों को, हुक्म देते थे कि वो प्रकृति को ठीक वैसा ही बनाएं जैसी वो दिखती है, बिल्कुल पूरी सटीकता के साथ। उनकी इस वैज्ञानिक जिज्ञासा का एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। जब 1621 में उनके दरबार में पहली बार एक ज़ेब्रा लाया गया, तो कुछ लोगों को शक हुआ कि भाई इसकी धारियां तो पेंट की हुई लगती हैं। जहांगीर ने फौरन जांच का आदेश दिया और ये साबित करवाया कि ये धारियां कुदरती हैं, ठीक एक बाग की तरह। और यही वैज्ञानिक नज़र हमें वापस डोडो पर ले आती है। इस स्लाइड में जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। बाईं तरफ यूरोपीय चित्र है जो अंदाजे से बनाया गया और काफी गलत है, और दाईं ओर है उस्ताद मंसूर की बनाई मुगल पेंटिंग। ये एक जिंदा पक्षी को देखकर बनाई गई थी और इसमें जो सटीकता है वो हैरान कर देती है। इससे ये पता चलता है कि मुगल कलाकार सिर्फ कलाकार नहीं थे, वो तो साइंटिफिक रिकॉर्ड बनाने वाले भी थे। तो जहांगीर के दौर में प्रकृति को पेंटिंग्स में अमर किया गया, लेकिन उनके बाद इस कला ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। ये कागज और रंग से निकलकर हमेशा के लिए पत्थर में कैद हो गई, और यहीं से जन्म हुआ पिएत्राडूरा का। पिएत्राडूरा एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब है कठोर पत्थर। असल में ये एक बहुत ही जटिल कला है, जिसमें संगमरमर को पहले तराश कर उसमें जगह बनाई जाती है, और फिर लैपिस लजूली, जैस्पर जैसे कीमती पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन खांचों में एक पहेली की तरह फिट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कमाल की कारीगरी की जरूरत होती है। पहले संगमरमर पर डिजाइन बनता है, फिर उसे बहुत ही सावधानी से तराशा जाता है, और फिर रंग बिरंगे पत्थरों के नन्हे नन्हे टुकड़ों को उस डिजाइन में ऐसे जड़ा जाता है कि कोई जोड़ तक दिखाई ना दे। और ये स्लाइड ये तो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कला का ये सफ़र कैसा था। देखिए, बाईं ओर मुगल पेंटिंग में बनाया गया एक फूल है, और दाईं ओर वही फूल पत्थर में हमेशा के लिए अमर कर दिया गया है। डिज़ाइन वही, खूबसूरती वही, लेकिन अब ये कुछ पलों का नहीं बल्कि हमेशा के लिए है। इस नई और खूबसूरत कला को फौरन शाही संरक्षण मिला, और इसने मुगल वास्तुकला को हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी सबसे शानदार मिसाल हमें मकबरों में दिखती है, जिन्हें ज्वेल बॉक्स या गहनों का डिब्बा कहा जाने लगा। इस कला का जो विकास है वो 3 खास इमारतों में साफ साफ देखा जा सकता है। इसकी शुरुआत हुई महारानी नूरजहां के बनवाए इत्मादुद्दौला के मकबरे से, फिर शाहजहां के दौर में जहांगीर के मकबरे में ये और निखरी, और आखिर में ताजमहल में ये अपने शिखर पर पहुंच गई। ये है इत्मादुद्दौला का मकबरा, जिसे नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था।
ये पहली मुगल इमारत थी जो लगभग पूरी तरह से पेत्रा ड्यूरा से ढकी हुई थी। यहाँ के डिजाइन बहुत घने और रंगीन हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई गहनों का डिब्बा खोल दिया गया हो। लेकिन जब शाहजहां ने इस कला को संरक्षण दिया तो स्टाइल में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने घने पैटर्न की जगह ज्यादा नाजुक डिजाइनों को पसंद किया। अब सिर्फ रंगीन पत्थर ही जरूरी नहीं थे, बल्कि उनके बीच का जो सफेद संगमरमर था वो भी डिजाइन का एक अहम हिस्सा बन गया था। इससे कला में एक नई नफासत, एक नया ग्रेस आया। और ये नफासत अपने चरम पर ताजमहल में दिखती है। यहाँ पिएत्रा डूरा के डिजाइन बहुत ही सरल और बहने वाले हैं। वो मकराना से लाए गए पारदर्शी जैसे संगमरमर की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं, उसे ढकते नहीं हैं। ये कला और पत्थर के बीच एक परफेक्ट बैलेंस है। तो इस कला की कारीगरी किस हद तक पहुंच चुकी थी? ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं थी, मुगल कारीगरों ने तो सटीकता की सारी हदें पार कर दी थी। इस संख्या को देखिए, 102। सोचिए ये क्या हो सकता है। लाहौर किले में एक खंभे पर महज 2 इंच चौड़ा फूल का एक डिजाइन है, और उस एक छोटे से फूल को बनाने के लिए कारीगरों ने 102 अलग अलग अर्धकीमती पत्थरों को काटा और जड़ा है। सोचिए, ये कारीगरी का वो स्तर है जिसकी आज कल्पना करना भी कितना मुश्किल है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है। एक फूल जो कुछ ही दिनों में मुरझा जाता है, एक पक्षी जिसकी जिंदगी कुछ सालों की होती है, सुंदरता का एक पल जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। उस पल भर की चीज को पत्थर में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देने का आखिर मतलब क्या है? शायद यही तो कला की असली ताकत है।